हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स इस वीडियो में तो आप सबको बताने वाला हूं क्लास 10 मैथ ऑल फार्मूला। जी हाँ फ्रेंड्स, जो क्लास 10 का तो मैथ सब्जेक्ट में उसका सारे फार्मूला बताने वाला हूं, सारे चैप्टर का फार्मूला इस वीडियो में। तो सारे फार्मूला सुनेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फार्मूला, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स वाले क्या होते हैं फार्मूला बेस आ जाते हैं, तो फार्मूला को याद नहीं रहता तो नहीं बन पाता। ठीक है, इसलिए सारे फार्मूला को देखेंगे, सारा चैप्टर का फार्मूला इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, ऑल चैप्टर का, तो इसको समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो क्लियर करना समझना तो वीडियो को ऑन दे देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं भी तो थोड़ा बहुत लिया हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो क्लास 10 में जितने चैप्टर हैं, वास्तविक संख्या, बहुपद है, एपी है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका निर्देशांक ज्यामिति है, आपका प्रोबेबिलिटी है, आपका स्टैटिक्स है, सारा मेंसुरेशन है, सारा चैप्टर का फॉर्मूला इस वीडियो में बता दूंगा, जो कि यूट्यूब पे पहली बार है। वीडियो लॉन्ग है बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चीज हम लोग का क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ना बहुत बच्चों को पता नहीं रहता। और मैं बता दूं दोस्तों कि आप चैप्टर नहीं भी पढ़े ना, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते थे, कंठस्थ पूरा मुंह पे रहता है फॉर्मूला को, तो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, ये मैं वादा है। तो बस आराम से समझेंगे सारे फॉर्मूला को। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग पड़ेगा, आराम से सीखेंगे। आज से क्लास बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले तो मैं लिया हूं, पहला चैप्टर है हमारा जो वास्तविक संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला को याद करिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला दोस्तों ये होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाई यहाँ पे देखिए, ए का मतलब क्या होता है, ए का दोस्तों मतलब यहाँ पे भाज्य होता है, और बी का मतलब तो भाजक होता है, भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्यू जो है, क्यू को दोस्तों कहते हैं भागफल कहते हैं। पूरा एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि बग देंगे, सारा फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का, टिप्स ट्रिक। तो भागफल दोस्तों आर का दोस्तों मतलब होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, और जहां पे ए का मतलब भाज होता है, बी का मतलब भाजक होता है, क्यू का मतलब भागफल होता है, और आर का मतलब शेष। और फ्रेंड्स यहाँ जो आर जो होगा फ्रेंड्स, आर आपको दोस्तों फ्रेंड्स क्या होगा, आर जो क्या होगा ना देखिए, और फिर जो आर का दोस्तों वैल्यू जो होगा ना फ्रेंड्स, वो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब मैं देखिए क्या एक बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा नोटिस ये चीज है ना, याद कर लीजिए इसको, बहुत एमसीक्यू वाले से याद है। आर का जो मान है ना, शेषफल जो मान है फ्रेंड्स, शेषफल हमेशा ना बी से छोटा रहेगा, हमेशा बी से छोटा रहेगा, और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो आप अच्छा खासा सवाल बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको बोल देगा कि 53 और 100 मान लीजिए कितना लूंगा, 107 लेता हूँ, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सोल्व करो, इसका शेषफल का मान निकालो। तो यहाँ पे ए क्या है, ये आपका ये है, सॉरी ए आपका हमेशा बड़ा रहता है और बी छोटा रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ए हमेशा बड़ा रहेगा, बी छोटा रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ए हमेशा रहेगा, बी बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम। अगला दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग क्या, एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला, क्योंकि आपको चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10 में। तो एचसीएफ ए और बी का गुना एलसीएम ए बी का, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटू बी। इसका एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको दो संख्या दे देगा, बोल देगा ना, दो संख्या का बोला कि एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, तो उसको गुना करिएगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दो संख्याओं को गुना कर दीजिए। ठीक है, बात समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या देगा 2 और 4, तो 2 और 4 का मान लीजिए दे देगा आपको एलसीएम दे देगा मान लीजिए 4, और एचसीएफ आपको दे देगा 2, तो गुना करिएगा, तो उस एचसीएफ एलसीएम को गुना करिए या दो संख्याओं को गुना करिए, बात बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है, दो संख्याओं का मसा गुना दो संख्याओं का लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला है एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ को मुझे मान निकालना, तो क्या करेंगे, ए इंटू बी बटा एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एलसीएम को कर देंगे, एचसीएफ निकाल जाएगा। लेकिन एलसीएम निकाला रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको ए इंटू बी बटा में एचसीएफ कर देना। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या देगा 3 और 15 दे देगा, तो 3 और 15 बोल देगा संख्या, अब बोलेगा कि एचसीएफ इतना, एलसीएम निकालो, तो क्या करेंगे, 3 गुना 15 बटा उसका एचसीएफ, तो एलसीएम निकलेगा, और 3 गुना 15 बटा एलसीएम, तो एचसीएफ निकल जाएगा। उल्टा चीज होगा। ठीक है, एगो पे एगो छोड़िए, तो ये आपका फॉर्मूला एचसीएफ होगा। अगला तो चैप्टर में हम लोग इंटर करते हैं द्विघात, जो बहुपद में पढ़ना, बहुपद है ना, क्लास में बहुपद पढ़ना, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद कर लीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या आपका, द्विघात बहुपद मान लीजिए किस फॉर्म में रहता है, आपको पता है
द्विघात जो बहुपद होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है। तो जहां पे दोस्तों शून्य, शून्य का मतलब इसका हल, मान लीजिए अल्फा और बीटा, देखिए शून्य का मतलब यहाँ पे ये होता है फ्रेंड्स कि उसका वैल्यू अभी इस फंक्शन में रखेगा ना, वैल्यू का मान रखेगा, उस शून्य का मतलब उसका जो शून्य मान लीजिए 5 है, 2 है, तो 5 रखेगा ना उस बहुपद में वैल्यू, तो वैल्यू 0 आ जाएगा, उसको शून्य कहते हैं। ठीक है, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसमें अल्फा बीटा का मान धरिएगा तो 0 आ जाएगा, उसको शून्य कहते हैं। समझ गए इसको? तो शून्य मान लीजिए अल्फा बीटा हो तो उसको पूछ रहा है कि शून्य का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। फिर पूछ रहा है कि शून्य का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो फिर इसका फॉर्मूला फिर याद कर लीजिएगा, बहुत बार सवाल से आते हैं ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप के भी। दो शून्य का तो योग का फॉर्मूला होता है फिर माइनस में बी बटा ए, और दो शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अब भाई बी क्या है, देखिए बी क्या है, एक्स का गुणांक, सी क्या है, कांस्टेंट। जैसे मान लिया आपको बहुपद दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ ये ए का काम 3 कर रहा है, बी का काम 2 कर रहा है, सी का काम 1 कर रहा है, तो यही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा देखिए क्या ये लास्ट वाला क्या दोस्तों हमारा, ये दोस्तों त्रिघात बहुपद, देखिए एक द्विघात बहुपद था, फिर एक त्रिघात बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो। तो त्रिघात मान लीजिए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, इसका मान लीजिए शून्य 3 होगा, जानते ही होगा, जिसका ज्यादा घात होगा मैक्सिमम उतना ही उसका शून्य होता है। तो शून्य इसका क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। अब इसका हो तो इसका तो शून्य का योग क्या होगा भाई, तो इसका भी तो वही होगा माइनस बी बाई ए, याद कर लीजिएगा, इस वाली से आते हैं। ठीक है, जिसे द्विघात पे याद किए थे ना, माइनस बी बाई ए। अब तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो इसका तो क्या होगा, देखिए पहले इसका याद करिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फ्रेंड्स सी बाई ए होता है, और इसका फ्रेंड्स डी बाई ए होता है। अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, डी बाई ए होता है। ये हो गया आपका कोई दिक्कत। अब फ्रेंड्स हम लोग अगला चैप्टर में घुसते हैं। उस चैप्टर का नाम दोस्तों दो चल वाले रैखिक समीकरण। अब दो चल रैखिक समीकरण से क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या टर्म्स बनते हैं, उसको याद करके देखिए। तो सबसे पहला मान लीजिए दो चल वाले यानी कि दो वेरिएबल्स, हम एक्स वाई का मान निकालते हैं, और दो समीकरण यानी कि एक समीकरण मान लीजिए ये है और एक ये है। अब इसका तो क्या एक बहुत अच्छा टेबल है, टेबल याद करने से क्या होगा आपको 4-5 क्या होगा एमसीक्यू याद हो जाएंगे। एमसीक्यू क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू इससे भी आए हैं। तो देखिए मान लीजिए फिर समीकरण को हल कर रहे हैं, तो हल करने के लिए आपको कोई दे देगा, जैसे दो समीकरण दे देगा, अब बोला कि समीकरण को तुम जांच करो किसका एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनंत होगा कि हल होगा ही नहीं, ऐसा जांच करने के लिए रहता है। ठीक है, तो इस टेबल से ही जांच होगा। क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग चेक करते हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2, इस समीकरण का x का गुना और इस समीकरण का x का गुना, तो इसका a1 इसका a2 है, तो a1 बटा a2 का रेशियो करते हैं, b1 बटा b2 के रेशियो से बराबर नहीं आता, तो फिर समझिएगा कि उस समीकरण क्या है ना, प्रतिरोधी है, उस समीकरण का हल होगा, उस समीकरण का एक्स वाई का मान आएगा, बस समझा रहा। और उस समीकरण क्या होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, और एक हल होगा, और प्रतिरोधी समीकरण होगा। और वही फ्रेंड्स क्या करते हैं कि मान लीजिए इस समीकरण का एक्स का गुणांक और इस समीकरण का एक्स का गुणांक का रेशियो किए, और फिर समीकरण का वाई का गुणांक पहला का, फिर दूसरा का वाई का गुणांक, यानी कि b1 बटा b2 तो बराबर आ गया, मतलब तीसरा का c1 c2 के गुणांक के, तीनों कांस्टेंट है, तीनों का गुणांक आप रेशियो निकाले हैं और तीनों का रेशियो सेम आ जा रहा है, वो फ्रेंड्स जो समीकरण बनेगा फ्रेंड्स, वो समीकरण का अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा। बस समझ रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो समीकरण क्या होगा, अनंत हल होगा, और समीकरण संगत होगा। संगत कब होगा, जब जिसका कोई हल हो जाएगा ना तो संगत हो जाएगा। अब एक हल हो या अनंत हो, संगत ही होगा। अब मान लीजिए ये संपाती होगा समीकरण, और तीसरा समानांतर कंडीशन, अब समानांतर में क्या होगा, अब मतलब इसका दोनों का रेशियो किए हैं और इसका दोनों बराबर आ जाए, लेकिन तीसरा c1 बटा c2 का रेशियो कर रहे हैं तो बराबर नहीं आ रहा है, तो समझिए कि वो जो रेशियो जो हमारा समीकरण बनेगा वो समीकरण क्या होगा, आपका समानांतर होगा, समानांतर। ठीक है, और कोई हल उसका नहीं होगा। ठीक है, कि बराबर ही नहीं आ रहा और हल ही नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। तो टेबल याद कर लीजिएगा, वो इसे एमसीक्यू आता है। अब फिर लास्ट में आता है जैसे फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला क्या, ब्रज गुणन विधि का। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिखा हूं फ्रेंड्स क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको क्लास 10 एग्जाम में आपको डेरिवेशन वाले पूछा कि इसे ब्रज गुणन विधि से सोल्व करो, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स को लीजिएगा, ठीक है, तो एक्स बटा क्या, बटा में क्या रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, आप ट्रिक याद रखिएगा 12-21। ठीक है, तो मैं यहाँ देखिए एक्स को छोड़ूंगा तो क्या देगा, y और z आएगा। ठीक है, तो y और z का गुणांक क्या, b और c है, तो b c यहाँ पे आएगा,
ठीक है। तो B1C2 माइनस B2C1, उसी प्रकार से बाई है तो बाई किसका गुणांक है, बी का गुणांक है, तो बी को छोड़ेंगे तो ए और सी आएगा, तो यहाँ पे बटा में ए और सी ही सिर्फ रहेगा। अब 12 की फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या जाएगा, A1C2 माइनस A2C1, ठीक है। अब उसे सी है तो सी को छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई का गुणांक बनेगा, तो एक्स वाई गुणांक क्या है, ए और बी है, तो नीचे ए बी रहेगा, फिर 12 की फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए 12 की मतलब क्या होगा, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। एक बार A1 के पास गया, एक बार A2 के पास गया, तो ये फॉर्मूला से क्या होगा, आपका वर्गगुणा विधि से आपको मैथ सोल्व हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर लास्ट, अगला चैप्टर इसके बाद वाला, यानी कि द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वहां पे समीकरण दोस्तों, क्वाड्रेटिक समीकरण कैसा होता है, उसका क्या होता है मेन रूप से फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का रूप होता है, ठीक है। देखिए बहुपद में 0 नहीं रहता है, बट यहाँ पे समीकरण में 0 रहेगा, ठीक है। अब इसका तो मूल का मान निकाल देगा, आपको कोई समीकरण दे देगा ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 7x, अब प्लस दे देगा आपको 2 दे देगा, बराबर में 0 बोलेगा कि इसका हल करो, तो हल क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से करेंगे, इससे निकलेगा x का मान। इस फॉर्मूला क्या होता है फिर, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ देखिए 2a है, ठीक है, ये a का मान है। अब तो प्लस माइनस में इसलिए दोस्तों क्योंकि एक प्लस में मान आएगा x का और एक माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका 2 वैल्यू आएगा, तो एक बार प्लस लेके जो इसका सोल्व करेंगे तो मान आएगा x का, और एक बीच वाला बीच में माइनस का लेके करेंगे तो हमारा 2 मान आएगा, ठीक है। तो ये x का, ये आपका क्या होता है, ये मूल होता है, मूल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको कहते हैं हम लोग विवेचक कहते हैं, विवेचक को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला कभी कभी क्या होता है, आपको प्रश्न में कोई इक्वेशन दे देगा, अब बोल दिया कि इसको विवेचक निकालो, तो फॉर्मूला जानेगा ना, तो ये होता है विवेचक निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है, बी एस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या एक्स का गुणांक है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है कांस्टेंट है ना यहाँ पे। अगला फ्रेंड्स आता है बहुत अच्छा टर्म्स, ये टर्म ये याद कर लीजिएगा इसको। यदि फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप किसी निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, निकालने में यदि मान लीजिए फ्रेंड्स उसका जो वैल्यू 0 से बड़ा जाए, मान लीजिए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 52, 56, 58, 100, 200, 0 से बड़ा है, तो वहां फ्रेंड्स जो मूल्य निकलेगा ना, जो वैल्यू निकलेगा एक्स का मान फ्रेंड्स, वो क्या होगा ना, वास्तविक होगा, रियल वैल्यू होगा, ठीक है। रियल होगा मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 4 कुछ भी रहेगा, और असमान मतलब अलग अलग रहेगा, बात समझ आ रहा है। मान लीजिए किसी समीकरण का निकाल है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, मान लीजिए 3 आ गया या -5 आ गया, तो ये क्या है, ये वास्तविक संख्या रियल नंबर है, तो वहां फ्रेंड्स रियल नंबर है ना, तो ये क्या होगा, मूल जो होगा वो क्या होगा, मूल रियल है ना, और क्या असमान अलग अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग आएगा, चेक करने के लिए सवाल आता है एग्जाम में। और यदि फिर से आप निकालने में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है बराबर में, तो वहां फिर जो मूल होगा, वहां जो एक्स का वैल्यू, मूल मतलब एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, वो क्या होगा ना, वास्तविक होगा, रियल होगा, और क्या होगा, समान होगा, मतलब समान मतलब बराबर होगा। मान लीजिए 1/2 आएगा तो 1/2 आएगा, दोनों मूल 2 आएगा तो भी 2 आएगा, -2 दोनों सेम ही रहेगा। जब कब रहेगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाएगा, यहाँ पे निकालिएगा ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो मेरे को निकल के सेम ही आएगा। अगला फिर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, मान लीजिए -1 आ गया, -2 आ गया, तो वहां फिर जो मूल निकलेगा, एक्स का जो मान निकलेगा क्या रहेगा, वो काल्पनिक रहेगा, इमेजिनरी रहेगा, यानी क्या रहेगा आपका √-1 रहेगा, √-3 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इसे इमेजिनरी जो आपको पढ़ना क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पढ़ना आपको। तो ये आपका 3 कंडीशन रहता है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है फ्रेंड्स, आपका शून्यक है, अल्फा क्या आपका मूल है जो एक्स का मान होता है, एक्स अब बीटा भी क्या एक्स का ही मान है, क्योंकि 2 मान आएगा द्विघात समीकरण में। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या c/a। ये इसमें इसलिए लिया हम लोग, कभी क्या होता है ना, आपको कोई दे देगा कि किसी 2 समीकरण का शून्यक 2 और 4 है, तो उसका द्विघात समीकरण क्या बनेगा, तो 2 4 को जोड़ देंगे, 2 4 को गुना कर देंगे और इसमें सेट कर देंगे, है ना, तो आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। कोई बहुत सारे एग्जाम आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या था, अभी थोड़ा अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी है, उन सारे चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर का फॉर्मूला बताएंगे, तो इसके ऊपर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के चैप्टर का फॉर्मूला इसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट बचा उसको कितना देखिए, इसमें क्या क्या है देखिए। आज हम फ्रेंड्स हम लोग इंटर कर रहे हैं एपी चैप्टर, यानी कि समानांतर श्रेणी। अब उस चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसको कितने क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले से एपी जो होता है फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका व्यापक पद क्या होता है। कभी कभी सवाल इसी भी रहते हैं
ठीक है। उसको आपको दे देगा कि पहला पद दे देगा, सार्वभौमिक दे देगा, अब बोलेगा कि व्यापक पद निकालो, तो उसको देने ना फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एपी का व्यापक पद ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां तक जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, एपी का व्यापक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां तक आपको दोस्तों फ्रेंड्स जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एपी का व्यापक, यानी किसी के फॉर्म में जितना भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा एपी समांतर से रहेगा, वो इसी के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एपी का एनवा पद, एनवा पद का मतलब होता है आपको कोई दे देगा समांतर से बोल देगा कि इसका चौथा पद, 10वां पद, 12वां पद, 17वां पद, ऐसे दे देगा, अन्यथा बोल देगा कि एनवा पद निकालो। तो उसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, उसको फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, पहला पद यहाँ पे लिखा हुआ, एन क्या है, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, एन का मान होगा, और डी क्या है, डी सार्वभौमिक, मतलब कितना का डिफरेंस जा रहा है। मैं बोल दूंगा, ऐसे बोल दूंगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो किन्हीं दो पदों के बीच का डिफरेंस 2 होता है, उसी को कहते हैं सार्वभौमिक। किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये डी होता है। तो इस फॉर्मूला में बेस करके पुट करके आप वैल्यू निकाल लीजिएगा एनवा पद का, ठीक है। एग्जाम में सवाल आपको आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, एग्जाम ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अब टाइम कम मिले तो वहां पे क्या करना, आपको कुछ रणनीति से पढ़ना। तो अभी कम टाइम में रणनीति क्या है कि आप पूरा फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद करने से क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी कमाना अच्छा हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी सवाल आ जाएगा, क्योंकि 10th में सवाल फॉर्मूला बेस रहते हैं, ठीक है। आपको बड़ा बड़ा एग्जाम नहीं देना, 10th बोर्ड एग्जाम है आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज पहला प्रायोरिटी फॉर्मूला को दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब आगे आएंगे आपका सार्वभौमिक का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 मतलब दूसरा पद और टी मतलब पहला पद, टर्म्स, सेकेंड टर्म्स माइनस पहला टर्म्स। तो दूसरा पद में से पहला टर्म घटाएगा तो डी का मान आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर में इसलिए लूंगा, तो अभी मान लीजिए आपको मन है कि नहीं मैं इसमें 4 में से 2 नहीं घटाऊंगा, भाई आप मन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 में से 4 घटाइए ना, आपको 2 ही आएगा, यानी कि डी निकालेगा, एक में बुलाता है, ठीक है। बस लगातार रहना चाहिए, लगातार पद, ऐसा नहीं कि पहला तीसरा गलत हो जाएगा। आगे आता ए तथा बी का समानांतर माध्य, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ में आता भी है। समानांतर माध्य दे देगा, इसे दे देगा ना कि 4 और 5 का समानांतर माध्य निकालो, 4 और 5 का समानांतर माध्य, तो क्या करना, दोनों को जोड़ देना है, पद को 2 से डिवाइड कर देना है, तो उससे क्या होगा, समानांतर माध्य निकल जाएगा, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ए एम निकल जाएगा आपका ए प्लस बी बाई 2 करके। बात समझा रहा है, एपी चैप्टर में घुस गया फ्रेंड। देखिए अगला फ्रेंड्स हमारा एन पदों का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, इसको भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एमसीक्यू बीच वाले बहुत बार आए इसे। तो जो एन पदों का योग यानी कि एसेंस होगा, ऐसे दे देगा आपको, तो ऐसे दे देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे देगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे 500 तक जाएगा। बोलेगा ना कि इसमें 10 पदों का योग बताओ, या आपको बोलेगा 40 पदों का योग बताओ, तो हमें फॉर्मूला ये लगता है एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो जानते ही है 10वां 12वां पद होगा, कोई दे देगा, और ये क्या पहला पद, एन क्या वही नंबर है, डी क्या सार्वभौमिक। देखिए तीनों चीज याद रखेगा, तीनों चीज वैल्यू को याद निकल जाएगा ना आपको, ए एन डी, तब सब कुछ निकाल लीजिएगा, समझ आ रहा ना, ए एन डी निकाल सब कुछ निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया एसएन पदों का योग का फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। अगला फिर हमारा ये बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं लिया हूं, तो कभी कभी इससे सवाल आते रहते हैं। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन तक गया। अब इसका मुझे क्या करना है, प्लस का मतलब समझिए ना, प्लस मतलब जोड़, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसको होता है एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, ठीक है। आपको कोई तो लगातार कोई संख्या दे देगा ना, प्राकृत संख्या, समझ आ रहा है, प्राकृत संख्या आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत 200 300 जितना भी जाए, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है लास्ट वाला टर्म, देखिए कि कितना उसमें टर्म्स है लास्ट वाला, उसको गुना करिए, फिर इसमें एक बढ़ा के गुना करके 200 डिवाइड दे दिए, यानी कि एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 से 10 पद है, 10 तक जोड़ना है, लगातार 10 को जोड़ना है, तो 10 इंटू 11 बाई 2, 20 को रहेगा जोड़ना है, लगातार 20 को जोड़ना है, लगातार 20 नेचुरल नंबर को 1 2 3 ऐसे 20 तक जाएगा, तो 20 इंटू 21 प्लस 20 इंटू 21 बाई 2 23 रहेगा, 23 इंटू 24 बाई 2, ठीक है। एक बढ़ा के भागा दे देना है। अब उसी पर से तो ये ना दे कि आपको क्या दे देगा, ये तो अब तो आपका विषम संख्या देखिए 1 3 5 7 डॉट डॉट एन तक गया है, तो उसको जोड़ना नहीं आपको हाथ पे कि 3 1 4 4 7 11 11 5 16 ऐसे नहीं करना, आपको लास्ट देखना, लास्ट क्या 10 पद है, तो 10 का स्क्वायर 100, बस खत्म,
मान लीजिए ये ऐसे ऐसे हमारे 25 तक जाएगा 25 तक जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना 125 आंसर जाएगा। मान लीजिए ये 17 तक जाएगा तो 17 का स्क्वायर कर दीजिए 289 आंसर बिना जोड़े हुए। ये सब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा फॉर्मूला, बट आपको ये सब जानिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड बुक को पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन एक साथ में वीडियो बना दिया हूँ, आपको सॉलिड मिल जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला देखिए। अब हम फ्रेंड्स प्रवेश कर रहे हैं अब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में। अब इस चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको मान लीजिए कोई बिंदु दे देगा ए दे देगा, ए का निर्देशांक 2,3 और बी रहेगा 5,6। अब बोले कि बीच का डिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद रखना ना। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा देखिए, मान लीजिए पहला बिंदु है x1/1 और दूसरा x2/2 और उसके बीच का डिस्टेंस PQ निकालना है। तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब दूसरा x में से पहला x घटाइए उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में दूसरा y में से पहला y घटाइए उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। और उसको रूट करना है, ठीक है। रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको बच्चा के दिमाग में आ रहा है कि सर आप x2 - x1 क्यों लिखे हैं, x1 - x2 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 21 लीजिए या 12 लीजिए, बात बराबर है। यहाँ देखिए 21 के फॉर्म है ना, 21 21, तो 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिए ये तो दो बिंदु बीच डिस्टेंस हो गया। अब कभी कभी सवाल एग्जाम में क्या आता है ना कि मूल बिंदु से बोल देता है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, ओरिजिन। आपका ओरिजिन से दे देगा यहाँ पे जो ओ होता है ना 0,0, आपको इससे डिस्टेंस दे देगा पी का, कि इससे डिस्टेंस निकालो। तो बच्चा भाई लटक जाता है, लेकिन लटकना नहीं है। देखिए भाई यहाँ पे पी है तो यहाँ पे क्यू का मान 0 हो गया, यहाँ पे क्यू 0 होगा, तो उसी फॉर्मूला में पुट और पुट रखिएगा, वैल्यू पुट करिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आपको कोई बिंदु दे देगा, बिंदु 4,5 का मूल बिंदु से दूरी करते हैं, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 5,6 रहेगा, तो रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बस डायरेक्टली जोड़ देना है स्क्वायर करके, आपका मूल बिंदु से निकल जाएगा। अगला फिर से हमारा उस बिंदु का निर्देशांक जो p x1/1 तथा q x2/2 को m अनुपात n के अनुपात में देखिए विभाजित करता है। तो कैसे, एक पहला कंडीशन है अंततः विभाजित करता है, यानी कि अंदर काटता है, और एक बाहर काटता है। इसका तो ऐसा समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु आ गया, ये बिंदु p है ना, ये क्या करता है ना, इसको m और इसको n रेशियो में बांट दिया है, ठीक है। ये p है और ये q है, इसको मान लीजिए ये आपका r है, ये r बिंदु है फ्रेंड्स। इसे रेखा को बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, m अनुपात n रेशियो में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, अरे यार ऐसा क्यों ना बांट रहा है ना। तो वही यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, तो ये अंदर से काट रहा है रेखा को, तो इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है ना, तो भाई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वो कौन सा बिंदु है जो रेखा पीकू को m अनुपात n में काट रहा है अंदर से, उस बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो उसका तो फॉर्मूला क्या होता है, x का मान, क्योंकि जानते हैं कि बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x को y होगा, तो पहले आपको x निकालना पड़ेगा फिर y निकालना पड़ेगा। तो x का मान क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। इसको मैं ये ट्रिक बताऊंगा याद करने का। y कैसे निकलेगा, m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। देखिए यहाँ फ्रेंड देखिए याद रखिएगा 12-21, इसका फॉर्मूला क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद करने के ट्रिक्स बताता हूँ। तो मैं से वादा किया था कि कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए 12 याद करना है, 21 याद करना है। अब बटा में क्या होगा, आपको 12 लिखिए या तो 21 लिखिए, यहाँ भी क्या रहेगा। देखिए अब 12 में मतलब तुम x का मान निकालना रहेगा, तो m1x2 m1 देखिए 1 क्या है, ये तो 1 और 2 यहाँ पे दोस्तों a में रहेगा, तो m1x2 प्लस यहाँ प्लस होगा m2x1, x का मान निकाला ना। अब बटा में फ्रेंड्स क्या देगा, 1 और 2 को क्या मान है m1, तो m1 प्लस यहाँ पे m2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमेशा m1 प्लस m2 ही रहेगा, इसमें रहेगा अंततः वाला में, ठीक है। 12-21 बटा 12 याद रखिएगा, 12-21 बटा 12 मतलब m1x2 प्लस m2x1, बस समझा रहा है, x निकलेगा। अब आपको दिमाग में आ रहा है कि प्लस में लिखे, यहाँ पे -1 बाहर वाला में, तो मतलब अंत देखिए, अंत मतलब क्या होता है, अंत ऐड, ये आ रहा है अंततः मतलब ऐड याद कर लीजिएगा, तो यानी कि अंततः में प्लस हो जाएगा, अब बाहरी वाला में माइनस हो जाएगा। तो अंततः में फॉर्मूला क्या देना है, आपको सामने बोलता हूँ। अंत में क्या फॉर्मूला, x का मान m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कैसे निकलेगा, m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। 12-21 देखिए
एक दो 12 प्लस 21, तो एक मतलब M1 और दो यहाँ मतलब M2, ठीक है। तो 12 21 याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। अंततः में ऐड, अंततः मतलब ऐड यानी कि प्लस। बाहरी विभाजित करेगा मतलब फ्रेंड्स क्या करेगा, मान लीजिए कोई लाइन है, ये P और Q लाइन है, और यहां से मान लीजिए ना इसको रेशियो मतलब 2:3 में बांट दिया, ये रेखा बांट दिया R, तो इस R का निर्देशांक निकालो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आपको सवाल एग्जाम में मिलेगा और बता दो तो इस सवाल इस बेस पे ये इंटरसेक्शन फार्मूला पे फ्रेंड्स आपको 5 नंबर के सवाल आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। ये फार्मूला को याद करने से आपको 5 नंबर के सवाल क्लियर होंगे, ठीक है, इसलिए इसको याद करिएगा। बाहरी में क्या होगा, x बराबर एम, वही होगा 12 किस फॉर्मूला लगेगा, 12 किस यहाँ भी है 12 है ना, m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, ठीक है। देखिए यहाँ भी 12 है, y का क्या रहेगा m1/2 माइनस m2/1 बटा m1 माइनस m2। देखिए x की जगह क्या कर दिया y रख दिया, तो y का मान निकल गया। तो आपको बाहरी में क्या करना पड़ेगा ना, निगेटिव लाना पड़ेगा, बाहरी में माइनस, और अंत मतलब ऐड, अंत ऐड, उच्चारण से हमारा अंत मतलब ऐड, तो अंत में प्लस कर दीजिएगा, बाहरी में माइनस कर दीजिएगा। और 12 किस याद रखना है, 12 मतलब पहला m1 जाएगा, और 12 मतलब दूसरा x2 को जाएगा, जब x का मान निकाल रहा है, यदि y का मान निकाल रहा है तो m1/2, बात में आ रहा है। और 21 मतलब m2/1, m2x1 हो गया। अगला आता है, देखिए P तथा Q को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए हमारा ये रेखा है PQ, ये ठीक है, ये PQ हमारा रेखा। अब बोला कि इसके बीच का पॉइंट निकालो, P का निर्देशांक दे देगा 2,3, इसका दे देगा 4,5, अब बोला कि बीच में निकालो, तो कैसे निकलेगा, तो उसको दोस्तों निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, मैं फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, देखिए फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है ना आपका, ये होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। x1 प्लस x2/2 प्लस y1/2 कर दिए। जैसे मान लीजिए p का आपको दे देगा x, y x1/2 मान लीजिए, और यहाँ पे क्या दे देगा आपका x2/2, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये y वाला है, इसको दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या करेगा, बीच का मान आ जाएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2, ये x का निर्देशांक आ जाएगा, ये y का आ जाएगा, ये आपका बिंदु हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इस वाले से भी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगला फ्रेंड्स बहुत अच्छा मैं प्रश्न ये फॉर्मूला लिया हूँ, जिससे 5 नंबर के सवाल आते हैं एग्जाम में। वो फॉर्मूला क्या है, प्रश्न क्या बोला, सॉरी फॉर्मूला क्या है, बिंदु a x1/1 b x2/2 c x3/3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला याद करने में ना बच्चों को बुढ़ापा भी जाता है, याद नहीं होता, लगता है बहुत बड़ा चीज है त्रिभुज का फॉर्मूला याद करने में, लेकिन मैं बताता हूँ कि कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें पहले वीडियो भी डाल दिया था इसको याद करने का, इसके ऊपर क्वेश्चन का। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब एक फॉर्मूला ये कैसे बोल दिए, याद करिएगा। देखिए 1/2 भी जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बनाना चाहिए, ये तो याद नहीं रहेगा। इसका तो ट्रिक याद रखिएगा, याद रखिएगा 123 23, ठीक है। 123 यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, 123 है, और फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए तो आपको कुछ नहीं याद करना, 123 याद करना और याद करना आपका 23 31 12, मतलब 1 जाएगा 23 के साथ, 2 जाएगा 31 के साथ, और 3 जाएगा 12 के साथ। मतलब जब यहाँ पे x1 आएगा तो यहाँ पे y2/3 रहेगा, जब यहाँ पे x2 आएगा तो यहाँ पे y3/1 आएगा, जब यहाँ पे x3 आएगा तो यहाँ पे y1/2 रहेगा, और बीच में घटा देना। तो ये क्या रखना है, 123 23 31 12, 123 23 31 12, ऐसे याद करिए ना। 1 जाएगा 23 के साथ, 2 जाएगा 31 के साथ, 3 जाएगा 12 के साथ, यानी कि x1 जाएगा y2 माइनस y3 के साथ, और x2 जाएगा y3 माइनस y1 के साथ, और आपका x3 जाएगा y1 माइनस y2 के साथ। तो यही मैंने किया हूँ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला बन गया। कोई बड़ा चीज है, तो कंसेप्चुअल थोड़ा सा स्मार्टली अब याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। आप रटिएगा तो कभी भूला जाएगा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्मार्टली आप एग्जाम में थोड़ा सा पेन पेपर करके फॉर्मूला भी बना देंगे, लेकिन भूतला जो गलत आए नहीं करेगा दिमाग में तो सब कोई चांस नहीं है। अगला फ्रेंड्स केंद्रक का, मान लीजिए 3 बिंदु त्रिभुज दे दिया है, आपका ट्रायंगल दे दिया ऐसे, और यहाँ पे ए दिया है, बी ए दिया, सी दिया, ए का निर्देशांक x1/1 है, बी का x2/2 है, सी का x3/3 है। अब तीनों का क्या करेगा, बीच के निर्देशांक बोला, केंद्रक निकालो, केंद्रक यहाँ पे इसका निर्देशांक एग्जाम में आता है वाले, तो उसका क्या करना, कुछ नहीं करना, तीनों का x को जोड़ के 3 से भागा दीजिए, और तीनों के y को जोड़ के 3 से भागा दीजिए। तो निर्देशांक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस x3/3
y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर मेंसुरेशन में घुस जाते हैं। अब यहाँ तक खत्म, देखिए ट्रिग्नोमेट्री लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब आ गए हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर में। इसका फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है ब्रीथ की परिधि का, तो याद कर लीजिएगा 2πr होता है। ब्रीथ का क्षेत्रफल का क्या होता है, πr² होता है। बचपन में पढ़े होंगे 8 क्लास में, 7 क्लास में। तीसरा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा कर देंगे, यानी कि πr² का आधा, तो π²/2। और अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए दोस्तों, परिमाप तो एक होता है अर्धवृत्त का परिधि, तो परिधि तो 2 से विभाग करेंगे तो πr आ जाएगा अर्धवृत्त का। लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा तो क्या करना है पता है, π+2 × r। अब बोले कि ये कैसे लिए, ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बोल सकते हैं आप लोग। तो मैं बताता हूँ अर्धवृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है, ये r होगा, ये भी r होगा, और ये दोस्तों ये क्या, ये परिधि है। अब परिधि ये आधा है ना वृत्त का, यानी कि 2πr/2, यानी कि आपका πr है। अब परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ को जोड़ के, यानी कि इसको आपको जोड़ना है, फिर ये नीचे वाला को जोड़ना है, यानी कि r + r + πr जोड़िए तो 2r + πr, r कॉमन लीजिए तो π+2, ये आ गया। तो यही आपका क्या है फ्रेंड्स, आपका अर्धवृत्त का परिमाप, पैरामीटर्स, ना कि परिधि। ठीक है, याद रखिए परिधि क्या होगा, πr, इसको आधा करेंगे तब, लेकिन परिमाप क्या होगा, π+2 × r। इस चीजों को समझिएगा, याद ना आ सकता। अगला बढ़ते हम लोग, चाप की लंबाई, बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ में ऑब्जेक्टिव आपके भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो चाप की लंबाई का दोस्तों फॉर्मूला क्या आता है, πr θ/180, या 180/πr थीटा। ठीक है, πr θ/180 इसका फॉर्मूला आता है चाप की लंबाई का। आपको दे देगा, बोल देगा कि 30 डिग्री वाले, तो बोल देगा कि मान लीजिए एक ब्रीथ है, ब्रीथ का मान लीजिए वहां पे एंगल दे देगा, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल से, मान लीजिए वैसे बोले से क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ब्रीथ से का मान लीजिए 45 डिग्री एंगल से वहां जो चाप बनेगा कितना लंबाई होगा, चाप में सकते हैं ऐसे होता है भाई। देखिए ये मैं इसको काट दिया, ठीक है, मैं इसको भी यहां भी काट दिया, तो ये फ्रेंड जो चाप बनाने, चाप मान लीजिए कितना एंगल पे, 30 डिग्री पे, और यहाँ पे मान लीजिए त्रिज्या मान लीजिए 50 है, तो यही जो मैं चाप, इसको चाप बोलते हैं, तो ये आपका चाप होता है। ठीक है, समझा, तो चाप वही होता है। अब अगर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड तो मैं बता दूं क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड फ्रेंड्स ऐसे होता है, देखिए ये आपका फ्रेंड्स क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो याद कर लीजिएगा, फिर फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr², θ/360 πr², यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में आपको θ/360 से गुना कर देना है। ठीक है, तो θ/360 πr² आ गया। अगला फ्रेंड्स हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग। कैसा होता है बताइए, वृत्त ऐसा होता है, इसको मैं डिवाइड कर दिया, चारों को मैं हटा दूंगा, तो ये आपका क्या आ गया, आपका ये चतुर्थांश आ गया। तो ये आपका क्षेत्रफल इसका पूछ रहा, तो 1/4 πr², वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग कर लेंगे, 4 से भाग कर लेंगे, तो 1/4 πr² क्या आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वाड्रेंट। अगला फ्रेंड्स हमारा आता है, देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड तो छोटा वाला था ना फ्रेंड्स, अब बड़ा वाला यानी कि जब इसको हम हटा देंगे, ये वृत्त में से घटाएंगे इसको, तो ये वाला आएगा, जिसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा πr² में से हम छोड़कर त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो ये बड़ा वाला निकल जाएगा, समझा। तो ये क्या आ जाएगा, πr² - θ/360 πr²। को दिक्कत, याद कर लीजिएगा, ये सब चीज को याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो रटना पड़ेगा, क्योंकि भाई क्लास 10 में ना बच्चों को हार्ड इसलिए मैथ लग रहा है क्योंकि याद नहीं करना चाहते, तो वो सब नहीं, मैथ आपको याद करना पड़ेगा। आगे कभी भी जाइएगा आपको इन फ्यूचर में आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड भाई क्या होता है, देखिए बताता हूँ। देखिए वृत्तखंड दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ से ऐसे करूंगा ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जीवा खींचूंगा, जीवा समझते हैं ना, या क्लास 9 से पढ़ना था। ठीक है, क्या बताऊँ, मान लीजिए फिर सर्किल जैसा भी मुझसे मतलब नहीं है, अब मैं आपको जीवा समझाना हूँ, आपको वृत्तखंड मुझे समझाना। तो वृत्तखंड जो फ्रेंड्स ये वाला होता है, ये जो है ना, ये फ्रेंड्स है ना, इसी को तो कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं, ये वाला रंगा हुआ है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। ठीक है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा फ्रेंड्स कैसे फॉर्मूला निकलता है, बट यहाँ पे आपको सिचुएशन ये है कि आपको पूरा क्लास 10th और फॉर्मूला याद करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे याद कर लीजिएगा, θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। ठीक है, ये क्या है, ये पता क्या, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करना, घटा देना। क्या घटाना है, 1/2 r² sin θ। r क्या त्रिज्या है वृत्त का,
थीटा क्या आपको एंगल दे देगा, आपको हमेशा एंगल देगा, बोल देगा 30 डिग्री 45 डिग्री वाले कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, 30 डिग्री वाले कोण वाले क्षेत्रफल निकालो, ये आपको एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला फ्रेंड्स हमारा आता है वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए अभी मेंसुरेशन में घुस रहे चैप्टर में। ठीक है, अभी देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है, बहुपद पर है, एपी पर है। अब धीरे धीरे सारे चैप्टर घुस जाएंगे, सारे चैप्टर को फॉर्मूला बताते जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पढ़े, मान लीजिए भुजा दे देगा 10, बोल देगा क्षेत्रफल निकालो, 10 का स्क्वायर 100। तो ये भुजा का स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आता है। परिमाप पूछेगा तो क्या आ जाएगा आपका 4 गुना भुजा हो जाएगा 4a। यदि मान लीजिए विकर्ण पूछेगा वर्ग का तो क्या आ जाएगा √2a, √2 गुना भुजा, जहां a बराबर में भुजा लिख दिया, मेंशन कर दिया हूं। आगे आते हैं आयत में, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, माने लंबाई दे देगा 10 और चौड़ाई दे देगा 50, तो बोल क्षेत्रफल 10 इंटू 50। और याद रखिएगा मीटर में लंबाई चौड़ाई का यूनिट सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंबाई 50 सेंटीमीटर में है और चौड़ाई आपका 10 मीटर में, तो गुना करके 500, ये नहीं हो जाएगा। आपको दोनों का सेम में लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा सवाल आएगा अब गड़बड़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको बनाना है। अगला परिमाप का तो 2 इंटू एल प्लस बी, विकर्ण का रूट है एल स्क्वायर पर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तो इसमें तो तुम ज्यादा इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ ना आयत वर्ग में, क्योंकि आयत वर्ग आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब आयत में पढ़ना था, ऐसे में इसका वीडियो भी डाल दिया था ऑलरेडी। ठीक है, इस सब का तो देख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको हो गया इतना ना, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे का जो चैप्टर बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्री है, अभी और मेंसुरेशन का फॉर्मूला बाकी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, सारे को देखेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बंद कर लो। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का तो मेंसुरेशन चैप्टर उसका तो कुछ बचा फ्रॉम उसको क्लियर करते हैं। देखिए क्षेत्रमिति का देखिए, अब हम लोग आते हैं त्रिभुज में। देखिए हम लोग को वर्ग देख लिए, आयत देख लिए, अब हम लोग कुछ बचा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इससे इस प्रश्न आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया और उस वाले बोर्ड में पूछता है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चंडीगढ़ बोर्ड, जहां भी एनसीईआरटी बुक चलता हो अब इस चैप्टर पढ़ना तो वहां पूछेगा। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु देखिए मैं बता दो समबाहु क्या, समबाहु का तो मतलब ऐसा त्रिभुज फ्रेंड्स जहां पे उसका सारा भुजा इक्वल हो। से मतलब आपको ऐसा ट्रायंगल दे देगा और सारा भुजा मतलब तीनों भुजा दे देगा 10-10 सेंटीमीटर का, यानी कि वहां पे जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज, तो वहां भी फॉर्मूला लगेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक क्या है भुजा, देखिए जहां भी आएगा इस फॉर्मूला में भी क्षेत्रमिति में वहां एक का तो मतलब आपका क्या होगा, आपका साइड भुजा ही होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अगला था समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का, मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दे देगा ऐसे 10 का 10 का 10 का, बोला कि इसका हाइट बताओ, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए मतलब भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान धर दीजिए 10 का मान, तो आपको आ जाएगा 5√3, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब किनारों का योग, यानी कि 10 10 20 30, यानी कि 3 गुना 10, 30 को 3 गुना 10 लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 है, 3 गुना भुजा बोलिए या तीनों भुजाओं का योग बोलिए, बस समझा ना, यही बात होता है। तो आपका फॉर्मूला हो गया समबाहु का। अगला आता है फ्रेंड्स घन का, जो कि आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बुक में आपको घन से रिलेटिव सवाल दिया गया बुक में, तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो ना बनेगा, इसलिए घन का फॉर्मूला याद कर लीजिए क्यूब का। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है 6 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्यों हुआ, देखिए वर्ग था तो वर्ग का एक फलक था, एक फेस था, है ना, जैसे फेस मतलब समझते ना, जैसे मान लीजिए ऐसे है तो इसको हम लोग ए स्क्वायर लिखते हैं। अब उसी तो घन फ्रेंड्स क्या होता है, घन में 6 को भुजा होता है, बस में घन ऐसे होता है ना, घन कैसे होता है, घन ऐसे होता है, तो घन में से 6 फेस होता है इक्वल इक्वल, इसलिए क्या होता है एक का ए स्क्वायर तो 6 होगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर किसका होता है, 6 स्क्वायर किसका होता है, घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगला आता है घन का विकर्ण का, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू ए होता है। घन का विकर्ण का मतलब यहां से आपके कमरे के ना एक छोर से दूसरे छोर तक डंडे की लंबाई, एक छोर की लंबाई, मतलब एक कोना से एक कोना तक, तो √3 हो गया घन का विकर्ण का। अगर आता घन का आयतन का, तो एक क्यू मतलब भुजा क्यू, ठीक है, घन का देगा भुजा देगा 20 सेंटीमीटर, तो बोलेगा घन का आयतन बताओ, तो 20 क्यू यानी कि आपका कितना जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसमें उतना अट सकता है, कुछ मटेरियल लिक्विड हो गैस हो कुछ अट सकता है, आयतन का मतलब ये होता है। अगला हमारा घनाभ का क्षेत्रफल, बहुत अच्छा प्रश्न इस वाले एग्जाम में दिया गया, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक भी है।
तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल वी का मतलब क्या होता है, एल यहाँ पे तो लंबाई है आपका, मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। बी चौड़ाई है फ्रेंड्स, एच को ऊंचाई है। तो 2 गुना घनाभ का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ में आ रहा? ये क्या था, घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आ गया था घनाभ का आयतन का। तो आयतन कुछ नहीं करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तीनों को गुणा कर देना है, तो आपका घनाभ का आयतन निकल जाएगा। घनाभ क्या होता है, आयताकार एक ठोस होता है ना, वो होता है घनाभ। और ये क्या आपका आपका था, ये आपका था लूडो का पासा देखा ना, डाइस, उसके साथ होता है घन। अगला फिर आता है घनाभ का विकर्ण, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अगला फिर आता है बेलन का, बहुत अच्छा प्रश्न, बेलन हमको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला एग्जाम में आता है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बताता हूं बेलन कैसा होता है। देखिए बेलन फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा होता है, नहीं हमें आपका, देखिए मैं आपको पूरा अच्छे से बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बता रहे अब इसमें मैं कितना बेलन को मैं चर्चा करूंगा तो पूरा खत्म खिस्सा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझते चले, जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर होंगे ना वो भी, उनका भी क्लियर हो जाएगा, मेंशन में आ जाए, बराबर में आ जाएंगे। देखिए ये आपका बेलन होता है, आपको जैसे लगा आपका घर का सिलेंडर। तो बेलन में क्या होता है, फिर ऊपर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमारी फिर बेलन का जो ऊंचाई आपका एच है, ठीक है, तो ये तीनों को तो गुना कर दीजिएगा ना पाई आर स्क्वायर एच से, तो ये क्या जाएगा, घन का क्या जाएगा, आपका आयतन आ जाएगा। सॉरी सॉरी, घन का आयतन नहीं, यहाँ पे घन का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये बेलन का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे गलती हुआ, ठीक है, ये बेलन का आयतन यहाँ पे होना चाहिए, बेलन का ये आयतन का फॉर्मूला होगा फ्रेंड। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ऊपर पाई आर स्क्वायर गुना कर दीजिए, और ऊपर वाला सर्किल टाइप का होता है, ठीक है, ढक्कन जैसा, और नीचे एच है यानी कि हाइट है, तो दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा बेलन का, ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। अगला था बेलन का वर्क पृष्ठ, वर्क पृष्ठ में क्या था, वर्क वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो फ्रेंड्स आ गया ना, वो 2 पाई आर एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, अगला फिर जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, वक्र का तो मतलब क्या होता है पता है, वक्र का मतलब, वक्र का मतलब तो ये वाला होता है, ये वाला मैं सीधे रंग दिया, हमारा मार्कर है, तो मार्कर में सिर्फ मैं तो व्हाइट वाला को रंग देता हूँ ना, खाली इस सामने, ये वाला इधर और इधर नहीं रंगता हूँ, सिर्फ सामने रंगता हूँ ना, तो वक्र पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर इसको भी रंग दूं और मैं इसको भी रंग दूं और ये वाला भी को रंग दूं, ठीक है, तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आप बता सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, मतलब इसको भी जोड़ देना है और ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर, जब दोनों को जोड़िएगा ना क्या जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन लीजिएगा क्या जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अगला था तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु कैसा होता है फ्रेंड्स, शंकु आपको जस्ट लगाया तंबू, तंबू मतलब आप कभी टूरिस्ट पे जाते हैं घूमने वगैरह, तंबू बना के रहते हैं वहां पे, ठीक है, गए कभी, देखिए, तो ये फ्रेंड्स आपका क्या शंकु है, कोन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये फ्रेंड्स क्या आपका ए आपका जो एच है, ये आपका आर है और ये आपका एल है, तो ये शंकु होता है। तो शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का क्षेत्रफल वक्रतल क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। ठीक है, और एल का मान याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या है एल का मान, क्या है एच स्क्वायर पर आर स्क्वायर। एल आपको कैसा लग रहा है, आपको कर्ण जैसा लग रहा है, कर्ण हाइपोटेनियस है ना, तो कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर पर ऊंचाई का स्क्वायर रूट अंडर, तो ये आपका एल का मान आ जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में दे देगा एच का मान दे देगा, आर का मान दे देगा, तो वहां से बोल देगा एल का मान निकालो, एल से आपको निकालना रहेगा वक्र निकालना रहेगा, आयतन निकालना रहेगा, तो जहां एल का यूज होता है वहां पे ये मान निकालना पड़ेगा आपको, यदि नहीं दिया तो फिर निकालना पड़ेगा। अगला शंकु का संपूर्ण तल, तो ये क्या आ जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। संपूर्ण मतलब देखिए ये वाला भी, ये वक्रतल हो गया ये वाला, और ये नीचे वाला भी, ये दोनों तीनों को रंग देना है, ऊपर वाला को भी रंग देना है, किनारे वाला को, और अंदर बेस को भी रंग देना, तो संपूर्ण हो जाएगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा संपूर्ण तल। आगे आते हैं गोला, देखिए गोला का सवाल आते हैं एग्जाम में,
तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला कैसा होता है भाई, तो गोला मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। गोला आपको ऐसे होता है, आपको फुटबॉल घर में खेलते होंगे कभी कभी, घर में नहीं बाहर, तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो आपको गोला रहता है। ठीक है, इसको वृत्त में समझ, वृत्त अलग है गोला अलग है। ठीक है, तो ये गोला हो गया। गोला क्या होता है ठोस होता है। ठीक है, वॉल्यूम उसमें होता है लेकिन सर्कल में वॉल्यूम नहीं होता। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, गोलाकार छिलके का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यू इंटू माइनस आर क्यू। मतलब ये कैपिटल आर क्यू एक छोटी आर क्यू, मतलब देखिए कैपिटल मतलब बाहरी, बाहरी त्रिज्या, ये बड़ी त्रिज्या, और औसत मतलब छोटी त्रिज्या। तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको गोला जो होता है ना, गोला खोखला गोला, उसमें दो दो गोलों को मिला देते हैं ना और बीच वाला निकाल लेते हैं पार्ट्स में, तो एक खोखला गोला बन जाता है। तो वो गोलाकार छिलके बोलते हैं उसको, गोलाकार सेल बोलते हैं। तो गोलाकार छिलके का आयतन क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। ठीक है, आपको दे देगा, बोलेगा कि किसी गोलाकार छिलके का बाहरी त्रिज्या इतना है और आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो बोलेगा उसको छिलके का आयतन बताओ। तो ये फॉर्मूला लगाना है, दो त्रिज्या रहेगा ना तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, माइनस वाला करके। अगला है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, दो से भागा दे देंगे क्योंकि आधा है ना, इसको मैं आधा डिवाइड कर दूंगा ना, तो ये आपका क्या आधा हो जाएगा। अगला है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पूरा जोड़ना। देखिए तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तो क्या होगा ना, आप कभी 4 पाई स्क्वायर नहीं मारिएगा ना, 2 पाई स्क्वायर। यहाँ तो ये वाला जो फ्रेंड्स है ना, ये वाला ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये सर्किल, तो सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरा संपूर्ण मतलब पूरा को जोड़ना, यानी कि इसको जोड़ देना है तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 पाई स्क्वायर क्या होगा संपूर्ण हो जाएगा। अगला अर्धगोला का आयतन, आयतन मतलब इसमें कितना पानी, कितना गैस, कितना चीनी अट सकता है। तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। 2 पाई स्क्वायर में क्या करना है 3 से भागा दिया हूं, लेकिन यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यू क्या हो गया अर्धगोला का आयतन हो गया। आ गया था फ्रेंड्स शंकु के छिन्ना का आयतन। ये बहुत अच्छे सवाल देखिए फ्रेंड्स, मेंसुरेशन जो क्लास 10 है ना फ्रेंड्स, जो भी पढ़ना है ना मैं सारा फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, याद रखिएगा। शंकु पढ़ना है, छिन्नक पढ़ना मैं बता रहा हूँ। तो शंकु के छिन्ना का फ्रेंड्स आयतन का फॉर्मूला क्या होता है याद कर लीजिएगा, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब छिन्ना कैसा होता है भाई दिखा देता हूँ। देखिए छिन्नक फ्रेंड्स कुछ ऐसा होता है, देखिए आप लोग देखिए कैसा होता है बताइए। देखिए आप लोग जादूगर जाते हैं, जादू देखना है, तो जादूगर एक टोपी पहनता है, ठीक है ना, तो उस तरह का ही होता है छिन्नक। या बाल्टी घर में देखा वो छिन्नक ही बाल्टी आपका। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स में ऐसा है हमारा है घर का बाल्टी, बाल्टी नहीं है छिन्नक है। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो बाल्टी बन जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं छिन्नक। छिन्नक में फ्रेंड्स क्या है, ऊपर स्मॉल R1 है और नीचे का तो आपका कैपिटल R2 है, बड़ा वाला त्रिज्या, या इसी को R1 मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं कैपिटल मान लेता हूँ क्योंकि बड़ा त्रिज्या है ना, तो इसको R1 हो जाएगा और ये R2 है। तो ये फ्रेंड्स जो आपका देखते उल्टा देख रहे हो तो ये क्या आपका फ्रेंड्स आपका ये छिन्नक है, छिन्नक है। ठीक है, तो छिन्नक फ्रेंड्स क्या होता है, आयतन इसका मैं क्या निकाला 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और एच क्या तो इसका आपका हाइट है, समझा, एच क्या आपका हाइट है। और ये तिरछा जो है ना इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, एल का मान क्या होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो एल होते कहते हैं। ये छिन्नक का हो गया, आयतन हो गया। छिन्नक का वक्रपृष्ठ बोलेगा क्षेत्र, यानी कि वक्रपृष्ठ मतलब क्या होता है आपका ये वाला यानी का मतलब जिसका क्या फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। R1 यानी कि बड़ा त्रिज्या, R2 यानी कि छोटा त्रिज्या, एल मतलब ये वाला। और एल का मान क्या होता है भाई याद कर लीजिएगा, √h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखिए छिन्नक जैसा लगा था तो शंकु जैसा लग रहा है। देखिए शंकु में निकला था h प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ भी h प्लस R स्क्वायर ना होगा फिर यहाँ पे क्या R1 माइनस R2, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिज्या है। यहाँ देखिए पाई R एल था तो पाई R यहाँ पे R ना होकर R1 प्लस R2 हो गया, एल तो जैसा था। यहाँ 1/3 पाई था, R स्क्वायर h था, तो यहाँ पे h भी कॉमन है, R स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इस शंकु के छिन्नक आयतन का फॉर्मूला तीनों याद कर लीजिएगा, आपको काम देगा। संपूर्ण पूछेगा तो मतलब क्या होगा भाई, ये भी रंगना है और ऊपर नीचे दोनों रंग देना है, यानी कि पाई एल ये बीच वाला हो गया पाई एल R1 प्लस R2, पाई R1 का स्क्वायर ये नीचे वाला, पाई R2 का ऊपर वाला, दोनों को जोड़ दिए रंग दिए तो पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया।
चिन्ह क्लियर हो गया, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है फ्रेंड्स हम लोग, अब घुसो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी में। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में देखेंगे, इसमें देखेंगे लास्ट में। अब मैं प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी में घुसते हैं तो फ्रेंड्स, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, ये आपका फ्रेंड स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी में फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला बनता है माध्य का, माध्य यानी कि मीन। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। भाई यहाँ पे एफ एक्स देखिए, ये फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि है, एक विधि होता है कल्पित माध्य विधि होता है, ठीक है, पद विचलन विधि होता है, 3 मेथड होता है। तो कभी कभी क्या होगा, आपको एग्जाम में दे देगा, खास बोल देगा कि कल्पित माध्य विधि से निकालो, ठीक है, पद विचलन विधि से निकालो। और कभी कभी क्या रहेगा ना कि आपको बोलेगा कि माध्य निकालो, कोई फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आसान पड़ता है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला ये प्रत्यक्ष विधि पे लगता है। कब, प्रत्यक्ष विधि पे फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब बोले भाई सिग्मा क्या है भाई, तो सिग्मा मतलब समझिएगा, सिग्मा मतलब सम, सम मतलब जोड़, समझा। तो सिग्मा मतलब सभी पदों का योग होता है। तो सिग्मा एफ एक्स, एफ का मतलब क्या होगा आपका दोस्तों, क्या होगा सिग्मा एफ एक्स का मतलब दोस्तों क्या होगा, पहले अब एफ यानी कि बारंबारता, और एक्स का दोस्तों मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। आपको टेबल दे देगा, अब बोल देगा कि 2 जो है ना 5 बार आया है, 10 30 बार आया है, 5 आपका 8 बार आया है, 9 आपको 50 बार आया है। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, जो कौन कितना बार आया है ना उसको एक्स कहते हैं, जो जितना बार आता है उसको एक्स कहते हैं। और जितना बार आता है यानी कि कितना बार आया, 10 बार 20 बार 50 बार, उसको बारंबारता बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि 10 जो है नंबर है, किसी बॉक्स में ना 50 बार डाल लिखा हुआ है, यानी कि 50 का बारंबारता, किसका, 10 का। तो 10 एक्स हो गया, 50 क्या होगा, बारंबारता। तो एफ को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। और एक्स क्या दोस्तों, जो नंबर उसमें दे आपको कौन सा संख्या दिया गया है ना, वो हो गया। तो उसको गुना करके जोड़ दीजिए सबको, पूरा संख्या को, सबको जितना आपको दिया गया क्वेश्चन में सबको जोड़ दीजिए। अब बटन में क्या कर दीजिए, सही बारंबारता को जोड़ दीजिए, तो वहां से आपका मार्क निकल जाएगा। अब भाई मैं कैसे समझाऊं आपको, देखिए कुछ समझाने का प्रयास कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, ये एक्स का वैल्यू है, और यहाँ मान लीजिए 5 3 6 7 9, ये फिर क्या बारंबारता है, बारंबारता यानी कि एक 3 बार आया, 2 4 बार आया, 3 6 बार आया, 7 बार आया, 5 9 बार आया है। तो क्या करिए ना, दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, जो भी आ जाए, मान लीजिए एन आया, और इसको पूरा जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 13 13 7 20 9 29, तो ये सिग्मा आपका एफ आ जाएगा 29, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा एन बटा 29, और ये आपका माध्य निकल जाएगा। तो माध्य का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैं पूरा आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये माध्य का फॉर्मूला हो गया निकालने का। मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कि एफ क्या बारंबारता है। अब वर्ग चिन्ह दोस्तों क्या होता है, वर्ग चिन्ह दोस्तों क्या होगा ना, कभी कभी आपका फ्रेंड्स क्या होगा ना, वर्ग चिन्ह ऐसे दे देगा, देखिए वर्ग चिन्ह दोस्तों कभी कभी एक्स जो है ऐसे दे देगा, 30 40 40 50 50 60 60 70। तो यहां फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक्स निकालना पड़ेगा, कैसे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी कि इसको जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो 30 40 को जोड़ेंगे तो 70 में 2 35 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो वर्गचिन्ह निकल जाएगा, ये वर्गचिन्ह का फॉर्मूला होता है, 2 से डिवाइड करने पर, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। और एक फ्रेंड्स निकलता है वर्ग अंतराल, वो क्या होता है, जब घटाइएगा तब निकलेगा, 40 में 30 नहीं 10 वर्ग अंतराल है, यहाँ भी 10 वर्ग अंतराल है। तो घटाने पर क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वो वर्ग अंतराल होता है, लेकिन एक वर्ग चिन्ह होता है, ये होता है क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल में। अंतराल मतलब माइनस, और चिन्ह मतलब ऐड, ऐड करके 2 से डिवाइड, ठीक है। उच्च सीमा माइनस प्लस निम्न सीमा। अगला फ्रेंड्स आता है कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि से भी निकलता है माध्य, मीन निकलता है। तो देखिए एक्स बार का, तो इसको एक्स बार माध्य को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ए प्लस सिग्मा F1 D1 बटा सिग्मा F1, ठीक है। देखिए माध्य में ना समझे सिग्मा F1 कॉमन है, नीचे रहेगा ही रहेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा F1 D1 बटा सिग्मा F1, ये क्या है, यहाँ पे जो एक दूसरा अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग चिन्ह। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेता हूं 1 2 3 4, मतलब ऐसे मैं यहाँ पे 4 लेता हूं, यहाँ पे 3 लेता हूं। तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग यानी कि सबसे ज्यादा इसमें कौन आया, 4 आया, 4 बार कितना कौन आया, 50 से जो 60 जो वर्ग अंतराल है फ्रेंड्स वो 4 बार आया है, यानी कि ये ए का काम कर रहा है। और F1 का होता है बारंबारता, यानी कि 4 जो है ना यहाँ पे F1 आ गया, और 50 60 क्या आ गया आपका ए हो गया। और D1 क्या होता है फ्रेंड्स, x1 माइनस ए, x1 माइनस ए मतलब क्या होता है, x1 जो आपका वही हो गया दोस्तों, 50 60 को जोड़ कर 2 से भागा दीजिएगा, तो ये क्या होगा, वो x1 कहलाएगा।
और ए क्या होता है फ्रेंड्स, ए दोस्तों आपका होता है यहाँ पे क्या, देखिए ए यहाँ पे मेंशन में किया हूँ, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे ये क्या, वही अधिकतम बार बढ़ता वाला वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो उसको आप निकाल लीजिएगा, तो आपका अधिकतम हमारे ए नहीं देगा, क्या आपको ऐसे दे देगा, सिर्फ ऐसे दे देगा 30 40 50 60, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको टेबल बना के पूरा लिख देगा, पूरा हिज्जे कर देगा कि ये है ये है ये है वो है। आपको टेंशन लेना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखा। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है, स्टैटिक्स सबसे आसान चैप्टर, फॉर्मूला याद रहेगा, धर धर बनेगा। ये हो गया F1 बड़ा मारता है, D1 क्या है x1 माइनस से, ठीक है। जहां फ्रेंड्स हम x1 को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह करते हैं, ठीक है। D1 जो यहाँ पे फ्रेंड्स फॉर्मूला में यूज हुआ है वो क्या है, x1 माइनस a है, और ये क्या अधिकतम बारह मारता वाला वर्ग चिन्ह है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। हम लोग एक मेथड है पद विचलन विधि, इससे भी माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस एच इंटू सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1, a प्लस एच इंटू सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1। भाई ये क्या, वही अधिकतम बारह मारता वाला वर्ग चिन्ह, यानी कि सबसे ज्यादा देखना है कि सबसे ज्यादा कौन आया है, कौन सा आया है, उसी को ये मानना है। और F1 क्या बारह मारता है, यानी कि कितना बार आया, 10 बार 20 बार, कितना है वो 12 मारता हो गया। और U1 क्या है फ्रेंड्स, x1 माइनस ए बटा एच, x1 माइनस ए बटा एच हो गया। h क्या है भाई, वर्ग अंतराल, जो मैंने बोला था 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, जो घटाया तो 10 आया, वही क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। तो वहां पे यूज करके फॉर्मूला बना दीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन बना दीजिएगा। और आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में ना आपको क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, पूरा टेबल बना के, ठीक है। और साले 5 मार्क्स से आते हैं स्टैटिक्स के, ठीक है। तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, ताकि मैं आगे के क्रियाक्रमों को संचालित करूंगा, ठीक है। देखिए चलिए फिर हम लोग क्या करें, जो बचा हुआ चैप्टर है उस चैप्टर का जो फॉर्मूला उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को आ गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए देखिए, तो कुछ हम लोग का क्या था ना, वही स्टैटिक्स में बता था बहुलक का, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई आखिर। तो इसका जो फॉर्मूला ही होता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 या FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। देखिए ये फॉर्मूला ना भाई याद करने में ना बहुत दिमाग पेचता है, मुझे भी याद करना नहीं पता, लगता है नहीं याद करना, लेकिन लास्ट में मैंने देखा यार कि सारा प्रीवियस में पूरा क्वेश्चन इसी से आ रहा है। बच्चे एक फॉर्मूला के चक्कर में 5-5 नंबर छोड़ दे रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न, फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। इसलिए आप ये गलती मत करिए, याद करिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद जरूर करिए इसको, ठीक है। क्योंकि आप हार्ड से हार्ड सवाल इसको बना सकते हैं इसके बदले में आसानी से, ठीक है। देखिए L मतलब तो L प्लस F1 माइनस F4 बटे 2F1 माइनस F4 माइनस F2 इंटू H। फूफा फूफी याद रखिएगा, फूफा फूफी, ठीक है। F मतलब फूफा। देखिए L का तो मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसे आपको कोई देखिए, आपको एग्जाम जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई टेबल बना कर दे देगा, उसमें खास तौर पर लिख देगा कि ये बहुलक वर्ग का 30 से 40 वाला का बहुलक निकालो भाई। बहुलक 30 से 40 दे देगा अंतराल, वो वर्ग सीमा, अब उसको बोल देगा बहुलक निकालो। तो उसमें जो सबसे एल मतलब क्या होता है, लोअर, तो जो 30 से 40 रहेगा ना, 30 रहेगा वही एल रहेगा। टेबल बना के दे देगा 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 ऐसे, तो बोलेगा मान लीजिए 40 50 वाला, तो 40 50 वाला का बोले कि बहुलक निकालो, तो जो 40 होगा ना वही एल कहलाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल कहलाता है, जो फॉर्मूला में दिया गया। एच क्या, वर्ग अंतराल की माप, माप मतलब 30 से 40 से 50 में लिया हूं ना, तो 40 से 50 में अंतराल कितना है, कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 50 माइनस 40 बराबर 10, तो 10 जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पे एच का काम करेगा, ठीक है। अब F1 जो है ना फ्रेंड्स क्या कहेगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। जैसे मान लीजिए 40 से 50 जो बहुलक वर्ग है, अब वो मान लीजिए 5 बार आया, तो 5 F1 का वैल्यू होगा, ठीक है। और F0 क्या होगा भाई, F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का बारंबारता। जैसे मान लीजिए 40 50 के पहले 30 40 है, और 30 40 में 3 बार आया है, तो 3 क्या होगा, वहां पे क्या होगा, F0 होगा। और F2 क्या होगा भाई, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। हम लोग का बहुलक वर्ग क्या है, 40 50। अब 40 50 के पहले क्या था, 30 40, और 40 50 के बाद क्या था, 50 60। अब मान लीजिए 50 60 जो है ना, वो मान लीजिए एक बार आया है, तो एक क्या होगा, F2 का वैल्यू होगा। बस में आ रहा है ना, आपको 40 50 लेना है पॉइंट, उसका F1 होगा, और उसके पहले वाला F0 होगा, और उसके बाद वाला F2 होगा। बस में आ रहा है, यह गड़बड़ा नहीं है, मैं हीजे करके बता रहा हूं आपको,
मैं पूरा आपको एनर्जी से बता दे रहा हूँ, एनर्जी लगा के कि आपको कोई डाउट नहीं रहे, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप इतना से तो देख रहे हैं, आशा लगा के तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। देखिए अब माध्य का था, हमने माध्य निकालना सीख गया, बहुलक निकालना सीख गया, अब भाई बचा हुआ है माध्यक। तो माध्यक कैसे निकलेगा भाई, ठीक है, तो माध्यक फ्रेंड्स ऐसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल क्या वही है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यहां भी था, और एन क्या फ्रेंड्स, देखिए एन फ्रेंड्स क्या ना, पूरा प्रेक्षणों की संख्या, पूरा उसमें कितना प्रेक्षण है, 50 गो है, 60 गो है, या आपको मैं ढेर सारे नंबर दे देगा, और नंबर मान लीजिए उसमें बहुत सारे नंबर दिया गया, मान लीजिए पूरा टोटल नंबर 50 गो है, तो पूरा एन का काम 50 करेगा, ठीक है। तो आपको माध्यक में ऐसा रहेगा दिया हुआ, बोल देगा एन बराबर इतना, बोला कि एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, तो वहां पे एन क्या करेगा, उसका संख्या विरोध करेगा, ठीक है। सीएफ क्या भाई, सीएफ का दोस्तों क्या कहते हैं, सीएफ क्या कहते हैं, इसको ऐसे संचयी बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग क्या हो गया भाई, वही वो वैसा वर्ग जिसको हमको निकालना है, माध्यक वर्ग मतलब जिसका माध्यक निकालना है, बहुलक वर्ग मतलब जिसका बहुलक निकालना है। तो माध्यक वर्ग मान ले आपको दे देगा 10 से 20, वो 10 से 20 क्या माध्यक वर्ग है, तो उसको बोलेगा निकालने के लिए, तो 10-20 माध्यक वर्ग कहला जाएगा, जिसमें से 10 क्या होगा, निम्न सीमा हो जाएगा, और एफ क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो 10-20 जो माध्यक वर्ग है वो 10 से लेकर 20 कितना बार आया है। देखिए आपको ऐसे मैं इसका क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका प्रोबेबिलिटी का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। बस चैनल से बन रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। ये हो गया भाई एच क्या, वर्ग माप, यानी कोई उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जिसको वर्ग माप कहते हैं या वर्ग अंतराल कहते हैं। अगला से बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि बहुत पूछा भी गया एग्जाम में, ये याद कर लीजिएगा, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, मतलब माध्य को एम कहते हैं, बहुलक को एमओ कहते हैं, और माध्य को ए कहते हैं। तो 3m बराबर एमओ प्लस 2a, इससे क्या होगा, आपको यदि माध्यक दे देगा, बहुलक दे देगा तो माध्य निकाल लीजिएगा, यदि दोनों में से कोई दो दे देगा तो तीसरा निकाल लीजिएगा। ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूला क्या होता है, एमओ बराबर 3m माइनस 2a, एमओ बराबर 3m माइनस 2a। यहां से आप देखिए दो चीज दे देगा ना, कोई भी दो चीज देगा तो तीसरा निकाल लीजिएगा। अगला आता है यदि प्रेक्षणों की, यदि देखिए अब यहां से भाई आता है क्या निकालने का, माध्यक का। ये तो दोस्तों माध्यक कब निकलेगा, जब आपको टेबल बना के दे देगा, है ना, अंतराल टाइप का। लेकिन जब आपको टेबल बना के नहीं देगा, आपको सिंपली नंबर दे देगा 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके, और उसका दे देगा बारंबारता कि 40 बार 50 बार 60 ऐसे बार आया है, तब वहां पे आपको एक नया फॉर्मूला लगेगा माध्यक निकालने का। उसका फॉर्मूला क्या भाई, जब मान लीजिए प्रेक्षण आरोही क्रम में है, आपको भले ही जैसे भी देगा उल्टा पुल्टा देगा, लेकिन आपको सजाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ऐसे 3 5 6 2 1 7, तो आपको इसको आरोही क्रम में सजा देना है, और सजाने के बाद इसका बोला कि इसका माध्यक निकालो, तो कैसे निकालिएगा, बोलेगा 3 5 6 2 1 7 का माध्यक निकालो, तो कैसे निकालिएगा, आपको पहले आरोही क्रम में सजाइएगा, 1 2 3 5 6 7। अब सजाने के बाद क्या देखेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6। यदि नंबर सम संख्या आ जाएगा, यदि जोड़ने पर नंबर सम संख्या रहेगा, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बटा में 2, जो आएगा वही पद कहला जाएगा। जैसे मान लीजिए भागा देने मुझे 3 आया, तो 3 पद जो होगा ना, 3वां पद वही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 5 6 7, यानी कि तीसरा पद क्या, 5वां, यानी कि 5 इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, जो पद आएगा, जो भागा देने पर वो जो पद आएगा वही पद क्या हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए 3 आएगा, तो 3वां जो पद होगा फ्रेंड्स वही क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। मान लीजिए 2 आएगा, तो 2वां पद, तो 2वां पद क्या है, मान लीजिए 2वां पद सजाने पर कौन सा आया है, आरोही क्रम में 3 आया है, 2 आया है, तो 2 आपका माध्यक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझा रहे हैं क्या कर रहा है। अगला यदि n विषम संख्या हो, मान लीजिए आपको ये ना देके आपको ऐसे दे देगा, जैसे देखिए मैं लेता हूं आरोही क्रम से ही लेता हूं 1 2 3 4 5, 3 2 5 को विषम संख्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्यक निकालने का, n प्लस 1/2, मतलब गिनी तो 1 2 3 4 5 होगा ना, तो 5 में जो 6 में से भागा दीजिए 3, यानी कि जो 3वां जो पद होगा ना, 3वां पद वही माध्यक होगा। तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि 3 जो फ्रेंड्स आपका माध्यक हो गया। यदि मान लीजिए आपको
दूसरा आता तो दूसरा पद क्या 2 है, तो 2 आंसर हो जाता। यदि पांचवा पद आता तो पांचवा पद से 5 दिया गया, 5 ना देगा कुछ 6 भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला याद करिएगा। अगला फिर समझो, अब घुसते फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में फ्रेंड्स बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि क्लास 10 तक प्रोबेबिलिटी इतना पढ़ना नहीं है, आपको 11 12 तक पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी तो फॉर्मूला होता है क्या, पीई, यानी कि पी मतलब क्या, इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यानी कि घटना की प्रायिकता। ई मतलब इवेंट्स नहीं, घटना, पी मतलब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनी बटा एनएस, मतलब वो इवेंट्स कितना बार आया है बटा टोटल इवेंट्स। इसमें बोल दूं कि एक मैं पासा को फेंका हूं तो 2 एक बार आया है, मैं 2 मैंने पासा को फेंका तो 2 एक बार आ गया, यानी कि 2 एक बार आया है। अब बोल रहा है कि 2 होने की प्रायिकता बताओ, तो 2 एक बार आया, यानी कि 1/6, पूरा पासा में 6 घटना आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 5 6 आ सकता है ना, 6 घटना आ सकता है। और आया कितना, एक बार आया है 2, यानी कि 1/6। मैं बोल दूंगा आपको, एक सिक्का को मैं फेंका हूं और उसमें हेड आया है एक बार, इसका प्रायिकता बताओ। तो भाई पूरा कितना टोटल कितना गति हो सकता है, घटना 2 हो सकता है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, क्योंकि हेड एक बार आया है तो ऊपर ऊपर वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बाटा में एनएस मतलब टोटल इवेंट्स, तो ये तो हेड है तो टेल आएगा, 2 घटना है ना, हेड है तो टेल, 2 कंडीशन आ रहा है, तो 1/2 क्या होगा, उसका प्रायिकता होगा हेड आने का। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रायिकता। क्या होता है प्रायिकता फॉर्मूला, क्या होता है, एनी बटा एनएस। एनी क्या होता है, घटना के आने की प्रायिकता बटा कुल घटना संख्या, कितना घटना हो सकता है, ये फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। और एक बात बहुत अच्छा याद है, कंडीशन जब मैं 10th का दोस्तों एग्जाम दिया था ना, तो ये मुझसे सवाल पूछा गया था, ये दे दिया था कंडीशन, बोला था कि निम्न में कौन सही है, लेकिन मैं बताऊं मैं क्वेश्चन गलती किया था, ठीक है, मैं बनाया था तो मैं गलती कर गया। क्यों गलती किया था, मैं यहाँ पे जो है ना ये छोड़ दिया था इक्वल का साइन, तो आपको नहीं करना है। प्रायिकता जब भी होगा तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का मान होगा ना, वो मान 0 से बड़ा ही होगा, याद रखिएगा, या बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना भी दुनिया में प्रायिकता होगा ना, उसका मान कहां से कहां तक होगा, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। 1 कब होगा, जब निश्चित घटना, जैसे आप बोलिएगा ना कि 5 आएगा, 5 आना, 5 आ ही गया, तो उस प्रायिकता को कहेंगे 1, प्रायिकता का मान 1 कहेंगे, ठीक है, सुना ना बात को। अरे मान लीजिए आप प्रायिकता बोले कि नहीं हेड आएगा, आ गया टेल, तो वहां पे 0 उसका प्रायिकता का मान होगा, क्योंकि वो अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना का मान 0 होता है और निश्चित घटना का मान 1 होता है, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखिएगा। अगला फिर से P + P डैश बराबर 1, यानी कि फिर निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग एक होता है। बहुत एमसीक्यू वाले भी आए हैं, या बोल देगा कि अनिश्चित, ऐसे बोलेगा, देखिए बोलेगा ना कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 1/3 है, 1/3 है, तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 - 1/3, इसको भेजेंगे तो उधर जाएगा ना 1 - P डैश, तो P का मान निकल जाएगा। यदि P डैश का मान निकल जाएगा तो 1 - P, तो वो 1 में से घटा के आपको नहीं होने की निकाल सकते हैं। या बोला कि नहीं होने की घटना 1/2 है, तो होने की क्या होगा, तो 1 - 1/2, 1 में से आपको घटाना है, ठीक है। अब फिर हम लोग घुसते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी भाई ज्यादा कुछ है ही नहीं, 10th में एनसीईआरटी बुक उलटिएगा ना तो आपको इतना ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब फिर हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो ये क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यानी कि P क्या है दोस्तों, P क्या आपका लंब है, H कर्ण है, B आधार है, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो कॉसेक का क्या होगा, H/P। देखिए कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन का जो फॉर्मूला होगा वो कॉसेक का उल्टा होगा, साइन का जो मान होगा वो कॉसेक से उल्टा हो जाएगा। तो साइन का P/H यानी कि लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब, कॉस का B बटे यानी कि आधार बटे कर्ण, तो सेक का से भी उल्टा होता है कॉस का, तो उसका क्या जाएगा कर्ण बटा आधार। tan क्या होता है P/B यानी कि लंब बटा आधार, तो कॉट क्या जगह आधार बटे लंब, जस्ट उल्टा, ठीक है। साइन कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट tan का उल्टा। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, H का मान क्या होता है, H स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है P² + B²। H क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, सो कर्ण कहते हैं, त्रिभुज में डिनोट किया हूं, ये H है AC, और ये BC बेस है, और ये भी आपका क्या है लंब है, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं फिर हम लोग फार्मूला में, तो फार्मूला का फॉर्मूला बहुत अच्छा फार्मूला याद कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा, ये हो गया। और एक और फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत काम करेगा।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम इसी से आते हैं। ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीनों 1 होता है। ठीक है, अब फिर से एक बात याद रखिएगा, साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है, सेक इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है और टेन इंटू कॉट का वैल्यू 1 होता है। क्योंकि जानते हैं कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो उल्टा का दोनों को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना। जैसे मान लीजिए x का उल्टा 1/x है, इसको गुना करूंगा 1/x से तो 1 ही आएगा ना, तो इसीलिए 1 आ गया। अब ऐसा नहीं कि साइन और कॉस से गुना करेगा तो 1 लिख दे, वो गलत हो जाएगा। साइन कॉस कभी 1 नहीं होगा, साइन इंटू कॉसेक 1 होगा, कॉस इंटू सेक 1 होगा, टेन इंटू कॉट 1 होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मैं यहाँ से आपको पूछूंगा कि साइन स्क्वायर का मान निकालो तो नहीं निकल जाएगा, कॉस को सर भेज देंगे, तो यहाँ क्या गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको कॉस का निकालना रहेगा तो हम साइन को सर भेज देंगे 1 की तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक का मान निकालना रहेगा तो टेन को सर भेज देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। टेन का मान निकालना रहेगा तो टेन को सर भेजेंगे 1 को सर ले आएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये भाई आ गया, देखिए ये सारा इसी से बना है, इसी फॉर्मूला से आपका पूरा बन गया। साइन का मान निकालना रहेगा फ्रेंड्स, देखिए हम लोग साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर का मान इतना है तो साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इस साइड, तो रूट चढ़ा दिया तो वह क्या गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वैसे तो आप सब में निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, रूट चढ़ा देंगे तब कोई दिक्कत? इतना तो आप समझदार है ना, इतना तो समझदार होंगे। चलिए आगे आते हैं, ये फॉर्मूला हो गया है क्लियर। अब आते हैं फिर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये एग्जाम इस वाले भी आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 हो, ये दोनों का योग 90 हो। तो उसी से आप बोल रहे हैं कि साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होगा, और कॉस का 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट का 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का सेक थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा में हुई, याद कर लीजिएगा। सर आपको दे देगा ना, साइन बोल देगा 75 का मान कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, साइन 75 क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो भाई साइन 75 में क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ, तो कॉस 90 माइनस 75 की कॉस 15, तो कॉस 15 क्या आ जाएगा, सॉरी कॉस 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन 75 को कॉस 15 लिख सकते हैं और साइन 15 को कॉस 75 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 में से घटाइएगा तो आएगा ना। ये फिर सबको हो गया क्लियर। आज फिर हम लोग आते हैं टेबल को याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का तो वीडियो डाल दिया हूँ, मैं पूरी ट्रिक से बताया हूँ, एक चुटकी में ट्रिक से बताया हूँ, उस ट्रिक से याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। एक और मैं बताया हूँ जो अंगुलियों को देखकर, आप अंगुलियों को देखकर ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसलिए प्लीज हमारे वीडियो को जाकर देखें, चैनल में जाकर चैनल पर सर्च करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल D2 स्टडी तो देख सकते। लेकिन मैं तो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है ट्रिक को, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो वीडियो जाकर देख सकता है। यहाँ बात की जरा ऑल फॉर्मूला का, देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का √3/2 होता है, साइन 90 का 1 होता है। ठीक है, अब कॉस का कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ, कॉस को कुछ नहीं करना है, जिस यहां से उल्टा कर देना, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, 0 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बात समझ रहा है। ये हो गया साइन और कॉस का वैल्यू। अब तो देखिए टैन का मान निकाला तो आपको याद नहीं करिए, रटिए मत। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नहीं बताया हूं, टैन का तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अभी से, साइन बटा कॉस होता है। क्या होता है, टैन का फॉर्मूला साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट का कॉस बटा साइन। तो टैन का मान निकाला है ना, तो क्या करिए ना, साइन और कॉस को वैल्यू को ना बटा कर देते, 0/1 0, 1/2 बटा √3/2, तो कट के 1/√3 आ जाएगा। इसको भागा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको भागा देंगे तो इतना आ जाएगा। जब 1/0 में भागा देंगे, 1/0 से भागा देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ये माना गया। अब अगर कॉट का निकाला तो मान याद करेगा, नहीं रटना नहीं है, दिमाग लगाना है कि कॉट किसका उल्टा, टैन का। तो जो टैन का वैल्यू होगा उसको उल्टा कर दीजिए, तो कॉट 0 का यानी कि इसका 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये कॉट का मान आ गया। अब सेक का मान याद करना, तो याद नहीं करेंगे, कॉस के वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, 1/2 का √2 होता है, 1/2 का उल्टा 2 होता है, और 0 का उल्टा क्या होता है 1 में, ये इनफिनाइट होता है।
जीरो यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। तो ये आपका मान आ गया सेक का। कॉसेक का तो साइन के वैल्यू को आप उल्टा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक का मान आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू को देखिए, ट्रिक को याद, ये कोई बड़ा बात नहीं है। टेबल आपको भाई बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब हमारा वीडियो देखेगा ना ट्रिकली, दो ट्रिक का भी डाला हूँ, दोनों ट्रिक में कोई ना कोई आपको पसंद आ ही जाएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए दोनों को प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अच्छा एग्जाम में नंबर लाए। इसलिए फ्रेंड्स इसको देखिए। अब मैं फ्रेंड्स ये खत्म हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स हमको ऐसा चैप्टर बचा है जिसको मैं फॉर्मूला नहीं बताया हूँ? कोई नहीं। सारा जो चैप्टर का फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया हूँ। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में जितना चैप्टर पढ़ना था उस सारा चैप्टर का फॉर्मूला बताया हूँ। एक फ्रेंड्स चैप्टर है ज्योमेट्री, जिसको ज्योमेट्री में आपको चैप्टर में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, आपको पूरा ओवरऑल थ्योरम है, ठीक है। तो अब ये लॉन्ग वीडियो था, लेकिन ये यूट्यूब पे पहली बार है फ्रेंड्स क्योंकि जो आपको पूरा फॉर्मूला बताया, ठीक है। मैंने देखा यूट्यूब पे सर्च करके तो कोई नहीं बताया था, तो बच्चे परेशान थे, इसलिए अभी वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। पूरा ऑल फॉर्मूला आपको एक वीडियो में क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए प्लीज ये सारे वीडियो को, प्रश्नों को, सॉरी फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। याद करने से क्या होगा, आप कुछ नहीं भी पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छा नहीं प्रैक्टिस करेगा, फिर क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला बेस रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सारा चैप्टर का फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? कुछ दम था, दमदार था, कुछ लगता है शानदार वीडियो से, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि देर किस बात क्या सोच रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज लाते रहते हो, इसलिए आप सीखते रहेंगे। और फिर बता दूं कि मेरे चैनल पे सीरीज भी चलाया जा रहा है एमसीक्यू का, क्लास 10 12 का, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जुड़े रहें, सीखते रहें। और मैं बस यही कहूंगा तो ज्यादा कि वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा अपने बैचमेट्स के साथ, ताकि जो कोई फ्रेंड्स पढ़ते हैं वो भी पढ़ने में कमजोर, वो भी नहीं जानते फॉर्मूले ये सब सारे चैप्टर को, तो भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नए नए वीडियो से अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं कुछ सिखाता रहता हूँ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से, ठीक है। तो सीखने के लिए आइए वहां पे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। कितना देखो।